विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू को अगर मैं यहां पे कंसीडर करूं तो मेरे पास पहली ऑप्शन ये बन रही है, वेक्टर ax इज इक्वल टू वेक्टर ay एट 45 डिग्री। ये पहले मैं सवाल सॉल्व करा चुका हूँ लास्ट क्लास में, उसकी मल्टीप्लिकेशन वाली क्लास में मैंने जब मेरे ख्याल से स्टार्ट किया था उस वक्त मैंने rx ry लिखे थे, आज ax ay लिखे हैं, बात एक ही है। तो कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा ना, वैल्यू चेंज होने से क्या है। तो ये वेक्टर्स हैं, तो एक वेक्टर x एक्सिस पे एक वेक्टर y एक्सिस पे, ये दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं? भले इनके मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन इनकी डायरेक्शन तो सेम नहीं होंगी ना, तो ये बात गलत है, ठीक है ना। हाँ, अगर मॉड्स होते, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा होता, तब तो हमें पता है साइन और कॉस की वैल्यू 45 डिग्री पे सेम होती है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स आर इक्वल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ये बात तो हमें पता है। लेकिन वेक्टर्स के लिए ये नहीं कह सकते, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। उसके बाद है a क्रॉस b इज इक्वल टू a डॉट b एट 45 डिग्री। अब इस ऑप्शन में भी बच्चे स्टक होते हैं। वो स्टक क्यों होते हैं, मैं उसकी तरफ आता हूं। वो यही सोचते हैं जो मैंने अभी बात की कि यार साइन 45 बराबर होता है कॉस 45 के। a क्रॉस b बच्चों के जहन में होता है a b साइन 45 और ये बनेगा ए बी कॉस 45। तो बच्चे ये सोचते हैं कि ये आपके पास दोनों बराबर होंगे क्योंकि साइन और कॉस की वैल्यूज बराबर होती है ना। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये मैग्नीट्यूड है, क्योंकि भाई ए डॉट बी तो स्केलर देगा। क्या स्केलर वेक्टर के बराबर हो सकता है? ए क्रॉस बी से आपके पास वेक्टर आएगा, ए क्रॉस बी से आपके पास एक वेक्टर आउटकम आएगा, और ए डॉट बी से आपके पास एक नंबर आएगा। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? हरगिज नहीं हो सकते। हाँ, अगर यहां पर मॉड लगा दिया जाता इस तरह से, तब हम कह सकते थे कि यार ये बराबर है, ऐसे तो बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर ये ऑप्शन भी गलत है। दोनों ऑप्शन से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। उसके बाद दूसरी बात, सी ऑप्शन, इसमें हम कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी which is equal to area of parallelogram when the angle is 45 degree। ये हमने यहां पे बात की। अब बात ये है कि यहां पर जो आपको ट्रैप किया है, जो एमसीक्यू में आपको कंफ्यूज किया है, परेशान किया है, वो ये वाला, इसको मेरा रेड कलर से इसको मैंने हाईलाइट किया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। इट्स नेवर इक्वल टू ए डॉट बी। ये कभी भी ए डॉट बी के बराबर नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। इसका मतलब ये जो मैंने बीच में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखा हुआ है, अगर ये यहां पे ना होता तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकती थी, लेकिन अब ये करेक्ट नहीं है। या तो मैं ए डॉट बी को खत्म कर दूं, यानी मैं ए डॉट बी इसको क्रॉस, इसको खत्म कर दूं यहां से, तब मेरी एमसीक्यू की ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब वो कोई भी वेक्टर का एंगल हो 45 डिग्री का एंगल पे यहाँ पे, अच्छा लेकिन फिर भी लॉजिकली एंगल मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो ये फिक्स करने पे भी वो बात सही नहीं होगी। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो ही नहीं सकता इन अ सेंस कि ए डॉट बी कभी भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल नहीं हो सकता। तो इसका आंसर फिर क्या बनेगा, सवाल ये पैदा होता है। तो इसका आंसर जो बनेगा वो ये ऑप्शन डी बनेगा, नन ऑफ दिस। ये तीनों ऑप्शंस गलत थी। पहले वाले में वेक्टर ए एक्स और वेक्टर ए वाई 45 डिग्री के एंगल पे बराबर होंगे, हरगिज नहीं होंगे, ये तो परपेंडिकुलर है कंपोनेंट्स।
फिर ए क्रॉस बी ए डॉट बी के इक्वल होगा, हरगिज नहीं होगा। ए क्रॉस बी एक वेक्टर देगा, ए डॉट बी एक स्केलर देगा, वो कैसे बराबर हो सकता है? तो बी ऑप्शन भी गलत है। फिर हमने कहा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी which is equal to area of parallelogram which is when the theta is 45 degree। भाई a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड a डॉट b के बराबर हो सकता है जब एंगल 45 हो, लेकिन यहां पर जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ रहा है वो a डॉट b के साथ इक्वेट हो रहा है। a क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b के साथ साथ a डॉट b के साथ भी इक्वेट हो रहा है, और a डॉट b हमेशा हमें क्या देगा? वो हमें हमेशा स्केलर क्वांटिटी देगा। तो इस तरह से हमारे पास ये ऑप्शन भी गलत हो गई और हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ये कह रहे हैं व्हेन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। यस, ऐसा हो सकता है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये वेक्टर्स एक दूसरे के इक्वल हो जाए। ये बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा हरगिज नहीं है कि ये पॉसिबल ना हो। थोड़ी देर में आप भी कहेंगे कि हाँ यार ये तो हो सकता है बिल्कुल। A एंड B आर पैरेलल वेक्टर्स। अगर A और B पैरेलल वेक्टर्स हो, इसको सोचें, अगर A और B पैरेलल वेक्टर हो तो क्या होगा? तो A B साइन 0, तो ये इसका यूनिट वेक्टर आ गया, तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा नल वेक्टर। यानी ए ऑप्शन का आंसर है नल वेक्टर। उसके बाद ए एंड बी आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ए और बी एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो, अगेन ए बी साइन 180 डिग्री यूनिट वेक्टर, तो ये भी आपके पास नल वेक्टर होगा। उसके बाद तीसरी ऑप्शन है ईदर ए और बी और बोथ आर नल वेक्टर। यानी अगर आप ए क्रॉस बी फाइंड कर रहे हैं तो ए अगर आपके पास नल वेक्टर है दैट मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर बी, तो रिजल्ट आपके पास नल वेक्टर आएगा। या आपके पास वेक्टर ए है that is being multiplied by vector b which is a null vector, the answer is a null vector। या फिर दोनों ही नल वेक्टर हैं, a भी नल वेक्टर है और b भी नल वेक्टर है, तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा? नल वेक्टर आएगा। तो इसका मतलब यहां से ये बड़ा अच्छा एक बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है कि अक्सर आपको यही कहा जाता है यार a क्रॉस b कभी भी b क्रॉस a के बराबर नहीं होता, कभी भी, लेकिन ऐसा नहीं है। कंडीशनली ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल हो सकता है, और उसके लिए जो कंडीशंस रिक्वायर्ड है वो तीनों कंडीशंस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। या तो ए और बी दोनों पैरेलल हो, या एंटी पैरेलल हो, या उनमें से कोई एक वेक्टर नल वेक्टर हो, या दोनों वेक्टर नल वेक्टर हो, तो वो ए क्रॉस बी बराबर होगा बी क्रॉस ए के। तो ये आपका आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज। तो ये हमने एक बहुत ही क्लासिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है कि हमने अभी मैं आपको बता रहा था कि बेटा ए क्रॉस बी जो होता है वो बराबर होगा माइनस बी क्रॉस ए के। मैंने वहां पर जान के एंगल्स नहीं लिखे थे, तो ये जब हम लिखते हैं तो हम कहते हैं थीटा बिटवीन ए एंड बी इज थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 180 डिग्री। ये कंडीशन हम लिखते हैं और फिर हम ए और बी का बताते हैं कि वो भी नल वेक्टर नहीं होंगे। तो हमारे पास ये सिचुएशन बनती है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग यहां से डेवलप होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट सीखते हैं। फिर ये सेल्फ प्रोडक्ट है। सेल्फ प्रोडक्ट मैंने अभी डिफाइन की थी आपको यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में। कुछ चीजें मैं इसमें अभी आपको और डिफाइन कर देता हूं। मैंने ए क्रॉस ए, सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, सी क्रॉस सी, किसी भी फॉर्म में दे दे, ये हमेशा किसके बराबर हो रहे हैं? ये हमेशा एक नल वेक्टर के बराबर है। सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ
self product in cross product is a null vector. उसके बाद इसके नीचे फौरन मैंने लिखा है, क्या लिखा है? मैंने लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस A एंड मैग्नीट्यूड ऑफ C क्रॉस C. मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस A, मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस B एंड मैग्नीट्यूड ऑफ C क्रॉस C. ये किसके बराबर है? ये यूनिट के बराबर है, 0 के बराबर है. इसका मतलब व्हेन द मैग्नीट्यूड इज टू बी कंसीडर्ड, एमसीक्यू में जब वो मैग्नीट्यूड पूछेगा तो आंसर आप 0 बताएंगे. जब वो दो वेक्टर्स की बात करेगा और उनके सेल्फ प्रोडक्ट की बात करेगा तो आपने आंसर नल वेक्टर को चूज कर. फिर ये प्रीवियसली आगा खान में एक क्वेश्चन आ चुका है, उनमें से ये कॉन्सेप्ट जो मैं अब डिस्कस कर रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट मैंने वहां से, ये वो क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट वो है. तो इसमें अगर आप देखें तो A क्रॉस माइनस A, तो बेटा इन दोनों का एंगल क्या होगा? 180 डिग्री. ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये एक दूसरे से अपोजिट वेक्टर है. A और माइनस A एक दूसरे से अपोजिट वेक्टर है. तो जब एंगल 180 होता है तो रिजल्ट क्या आता है आपके पास? क्रॉस प्रोडक्ट में रिजल्ट नल वेक्टर आता है. तो दैट इज व्हाई ये बच्चों से गलत हुआ था उस ईयर में. जो लोग हैदराबाद से अपेयर हो रहे थे वो गलत करके आए थे. उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि परेशान हो गए. उन्होंने कहा ये माइनस साइन आ गया, पता नहीं अब क्या हो जाएगा इसके अंदर. होना कुछ भी नहीं था, आपने सिर्फ ये देखना था कि आपके पास जो है दोनों वेक्टर्स का एंगल 180 है, माइनस से यही पता लग रहा है और आंसर आपके पास नल वेक्टर ही था. और वही बात नीचे भी हमने वही बात मेंशन कर दी आपको कि अगर इनके मैग्नीट्यूड्स को सोचेंगे तो मैग्नीट्यूड आपके पास 0 होगा और अगर वेक्टर की फॉर्म में सोचेंगे तो आंसर नल वेक्टर. तो मैंने दोनों सेल्फ प्रोडक्ट्स को यहाँ पे डिफाइन किया है. दो तरह की सेल्फ प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ वेक्टर्स की डिफाइन कर दी है, एक 0 डिग्री के एंगल पे यानी पैरेलल वेक्टर्स की और एक एंटी पैरेलल वेक्टर्स की. आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें. We'll move to the next concept. Now, which of the following is correct? अब which of the following is correct? अब इसको सोचते हैं. Vector A cross vector B is equals to AB sin theta. Vector A cross B is equals to AB cos theta. A dot B is equals to AB cos theta unit vector n. Then A cross B is equals to AB sin theta unit vector n. तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था. ये जस्ट आप लोगों को रिलैक्स करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किया. इसका आंसर डी है, ये सबको पता है. A क्रॉस B AB sin थीटा यूनिट वेक्टर n के बराबर है, या यूनिट वेक्टर U है, A है, जो भी आप लोगों को लिखवाया गया. मेरी आदत है मैं n से डिनोट करता हूँ. n का मतलब है नॉर्मल. तो मुझे बच्चों को याद रखने में, याद कराने में आसानी होती है कि ये ए बी का नॉर्मल है, यूनिट वेक्टर ए बी का नॉर्मल है, इसलिए मैं एन से लिख रहा होता हूँ. ठीक है, तो आपको जो भी टीचर्स ने सिखाया हुआ या जो आपका कॉन्सेप्ट है आप उसको फॉलो करें. मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आपके एमसीक्यूज ज्यादा से ज्यादा सही हों. जो कॉन्सेप्ट्स, जो ट्रिक्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ आप उनको फॉलो करें. अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर सी and B dot C is equals to 0. ठीक है, यानी ये आपके पास A क्रॉस B यूनिट वेक्टर C के इक्वल है. फर्स्ट करते हैं ये A है और ये वेक्टर B है. Then B is perpendicular to C, parallel to C, anti-parallel to C and none of these. तो बेटा बात B का रेफरेंस C से पूछा जा रहा है. ये कौन सी प्रोडक्ट है? ये डॉट प्रोडक्ट है. डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर है? ये बराबर होगी BC cos थीटा. अब ट्राइगोनोमेट्री सोचें. ट्राइगोनोमेट्री में अगर पैरेलल, डॉट प्रोडक्ट में पैरेलल होता है तो मैक्सिमम हो जाता है. तो ये ऑप्शन कट कर दिया उसने. तो हमें कहा B डॉट C 0 के इक्वल है. एंटी पैरेलल 180 नेगेटिव हो जाएगा. परपेंडिकुलर टू C 90, cos 90 0. तो इसका मतलब B और C एक दूसरे से क्या होंगे बेटा? B और C एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे. सो द करेक्ट ऑप्शन इज
सी, आपने क्या किया, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो से फाइंड कर लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको ट्रैप किया गया, डिस्ट्रैक्ट किया गया, आपको इंफॉर्मेशन क्रॉस प्रोडक्ट की दी गई और सवाल का जवाब आपसे डॉट प्रोडक्ट से निकलवाया गया। ये जनरली एमसीक्यूज में ट्रिक यूज की जाती है। अब इसके बाद एक और यहाँ पे क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, मेरे ख्याल से ये मैंने दोबारा टाइप कर दिया, क्योंकि मैं बता रहा हूँ मैंने दोबारा पढ़े नहीं है क्वेश्चंस, टाइम नहीं मिल रहा आजकल। तो ए क्रॉस बी, अगर ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन के बराबर है, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये तो होगा ही नहीं, हमें मैग्नीट्यूड ढूंढना है, ये भी गलत है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन था। आप लोग देखें आप कितनी आसानी से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आपको कहा जाए अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी 4 के इक्वल है और ए डॉट बी 4/√3 के इक्वल है, देन द एंगल द थीटा बिटवीन ए एंड बी विल बी, ए और बी का आपको वो फाइंड करना है कि उनका एंगल क्या बनेगा। तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं, तो बहुत सारी टेक्निक्स में से मैं आपसे, चले tan थीटा की टेक्निक से इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा लेंथी करके सॉल्व कर रहा हूँ, तो जान के लेंथी करके कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा रिव्यू हो जाए। देखिए tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, mod of a cross b is equals to ab sin theta। तो इसका मतलब sin थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई mod of a क्रॉस b अपॉन ab। ऐसे ही अगर आपको कहा जाए बेटा आप प्लीज सोचें a डॉट b को, तो आप कहते हैं यार a डॉट b बराबर है ए बी कॉस थीटा के, और अगर मैं आपको बोलूं बेटा कॉस थीटा फाइंड करें, तो आप कहते हैं यार a डॉट बी अपॉन ए बी बन जाएगा। मैंने कहा ना मैं थोड़ी सी लेंथी टेक्निक यूज कर रहा हूं। तो अब आप tan थीटा को सोचें, तो दैट इज साइन थीटा अपॉन मतलब डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर है? साइन थीटा की वैल्यू है आपकी मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन ए बी डिवाइडेड बाय ये बनेगा ए डॉट बी, ये वाला, अपॉन ए बी। अपनी तरफ से आसान करने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए इतने डिटेल में सॉल्व कर रहा हूं। तो ये ए क्रॉस बी अपॉन ए बी मल्टीप्लाइड बाय ए बी अपॉन ए डॉट बी, ये कैंसिल आउट हो गया। तो हम लोग, आपको उम्मीद है फर्स्ट ईयर में ड्राइव कराया होगा कि tan थीटा वेक्टर के चैप्टर में आपको ये मैंने ड्राइव किया है, ये मैं तो कराता हूँ जब पढ़ा रहा होता हूँ, तो ए क्रॉस बी अपॉन ए डॉट बी इसके बराबर होता है। ये मैंने सारा प्रूफ किया, थ्योरी की क्लास में मैं ऐसे ही ड्राइव कराता हूँ। खैर, आपको इंट्री टेस्ट के लिए ये बात याद होनी चाहिए, जिसको मैं ये येलो कलर में सर्कल कर रहा हूँ, आपको ये चीज याद होनी चाहिए। अब इनकी वैल्यूज को, अब वापस क्वेश्चन पे जा रहा हूं मैं, ये सारा काम मैंने सिर्फ आप लोगों को यूं समझ लें कि रिकॉल कराने के लिए किया है। तो tan थीटा की वैल्यू मैंने आप लोगों को अभी ड्राइव करके दे दी है, डायरेक्ट अब एमसीक्यू सॉल्व करें। यानी ऐसा बच्चा जिसको ये tan थीटा क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट का रिलेशन याद होगा, वो कैसे इसको अटेम्प्ट करेगा। देखें क्या रिलेशन मैंने ड्राइव करके दिया है, tan थीटा इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन ए डॉट बी। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन ए डॉट बी,
तो ये आ रहा है 4 डिवाइडेड बाय 4 अपॉन √3। तो ये क्या बनेगा 4 मल्टीप्लाइड बाय √3 अपॉन 4। 4 और 4 कैंसिल आउट हो गया, तो tan थीटा किसके इक्वल आ गया, tan थीटा इक्वल आ गया √3 के। किसके इक्वल आ गया, √3 के इक्वल tan थीटा आ गया। तो ये आपके पास अगर आप थीटा फाइंड करेंगे तो शिफ्ट tan करके कैलकुलेटर पे आप √3 लिखेंगे तो आपके पास एंगल आ रहा होगा, जो भी आ रहा है वो आप लोग अब देख लेंगे, मुझे याद नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से 1 मिनट में देख लेता हूँ। जी, tan 60 इज √3, तो इसका आंसर बनेगा सी ऑप्शन। ये मैंने कैलकुलेटर से अभी चेक किया बेटा, तो मुझे टेबल याद नहीं था tan का, लेकिन आपको याद करना है, आपने एग्जाम देना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है आपने। तो 12, तो ये आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी डायरेक्ट आपको ये जो इसका रिलेशन था tan का, जो मैंने इतना लंबा आपको ड्राइव करके दिया है, वो आपको ड्राइव करने की जरूरत नहीं, एग्जाम के लिए ये आपको रिलेशन याद होना चाहिए। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट था जो मैं यहाँ पे आपको याद कराना चाह रहा था। उसके बाद अब एक और चीज आ जाती है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है एमसीक्यूज के लिए। अब इसमें क्या करते हैं आप लोग, जैसे मैंने 2 वेक्टर्स दिए एफ और आर। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, चले ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ गलत क्या किया। चले मैं इसको करेक्ट ही कर देता हूँ। ये मैं एफ क्रॉस आर फाइंड कर दूंगा, आर क्रॉस एफ नहीं है। अब ये ट्रिक है क्या, ये मैं एमसीक्यूज में बच्चों को सिखाता हूँ हर साल। तो उसमें क्या होता है, आपको जब थ्योरी की क्लास में सिखाया जाता है तो आप इस तरह से मैट्रिसेस को, डिटर्मिनेंट्स को, जैसे अगर आप एफ क्रॉस आर सोच रहे हैं तो ये 1 यहाँ 2 यहाँ 3 लिखते थे, या -2 आ गया, या 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, और उसके बाद आप इसकी इनका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से आप उसको सॉल्व करते हैं। सही है, बड़ा लेंथी सा हो जाता है, अक्सर बच्चे परेशान रहते हैं कि सर ये कैसे होगा। तो इसकी बड़ी आसान सी ट्रिक मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आई होप इजीली आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर जाएंगे। अब आपके पास यहां पर जो मैंने आपको पहला वेक्टर दिया है वो दिया है एफ का। इस एफ वेक्टर को आपने यहां पे लिखा है, तो ये आ गया इसका प्लस आई का +1, फिर ये आ गया 2 +2, फिर ये आ गया +3। फिर इन्हीं मैग्नीट्यूड्स को दोबारा आपने लिखा 1 2 3, यही वाले सेम आपने दोबारा इस रो में लिख लिया। यानी एक वेक्टर के जो आपके पास x y और z के जो नंबर्स हैं, कंपोनेंट्स के जो मैग्नीट्यूड्स हैं, वो आपने 2 दफा लिख दिए। ठीक है, ये क्लियर होगी बात। आपने क्या किया यहाँ पे, आपने यहाँ पर ये मैं इसको ये वाला वेक्टर मैंने हाईलाइट कर दिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने सेकंड वेक्टर को, ये वाला वेक्टर, इसको भी 2 दफा लिख दिया। ये देखिए -2, फिर 0, फिर +1, फिर -2 0 और +1। ठीक है, -2 0 +1, -2 0 +1, -2 0 +1, हर चीज को आपने 2 दफा लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने यहां पर जो इसके ये कॉर्नर्स के जो आपके पास नंबर्स थे, आपने इनको बिल्कुल कंसीडर ही नहीं करना, फॉरगेट देम, इनको छोड़ दो। उल्टे हाथ से आपने ये, मैं यहां पर ग्रीन से इसको शो कर रहा हूं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 = 2, फिर
3 को 0, हमेशा लेफ्ट साइड पहले मल्टीप्लाई होगी, टॉप लेफ्ट टुवर्ड्स द यू डायगोनल जाएगा, लेफ्ट से राइट के डायगोनल आपने ड्रॉ करना। तो -3 टाइम्स 0 इज 0, ये आपके पास 1 आ गया। फिर आगे चलें, अब इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़ा 6, प्लस माइनस माइनस आ गया, 1 1 ज़ा 1 और फार्मूले का माइनस आ गया बीच में। उसके बाद अब आपने ये वाला और ये वाला दोबारा सोचना है। अब इस 2 को इस 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 1 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4 और ये माइनस यहाँ पे था तो -4 है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये i का नंबर आपको पता लग गया, i किसके इक्वल है, 2 - 0 इज 2i, ये -6 -1 तो ये हो गया -7j और ये +4k, ये आपका आंसर आ गया। एमसीक्यूज में, क्योंकि थ्योरी के पेपर में आपको क्या करना होता है, ये असल में एक्चुअल टेक्निक क्रॉस प्रोडक्ट की ये है, लेकिन हम आपको डिटर्मिनेंट से सॉल्व कराते हैं क्योंकि वो 4 5 मार्क्स 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के। लेकिन एमसीक्यूज में आप इसको हमेशा ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा, आप हर वेक्टर को 2-2 दफा लिखेंगे रोज में। उसके बाद कॉर्नर वाले जो एक्सट्रीम कॉर्नर पे जो कॉलम्स हैं उनको, जिनको मैंने यहाँ पे ये रेड किया हुआ है, मैंने अभी कट कर दिया इनको, फॉरगेट देम। उसके बाद लेफ्ट से डायगोनली डाउनवर्ड जाए, लेफ्ट से डाउनवर्ड, फिर राइट से डाउनवर्ड, फिर ये क्रॉस करते जाए। ये देखें, ये सब एक दूसरे से क्रॉस हो रहे हैं। तो अगर मैं इन सबको इरेज कर दूं और इरेज करके आप मेरे जो ड्रॉन एरोज हैं उन एरोज की तरफ जरा सा कंसंट्रेट करें तो ये सब क्रॉस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एक टेक्निक है इसको याद रखने की। ठीक है, और बहुत आसानी से आप वेक्टर्स को बगैर डिटर्मिनेंट ड्रॉ किए हुए आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये मैंने F क्रॉस R, हालांकि मुझे R को पहले लिखना चाहिए था, लेकिन बहरहाल ठीक है, मैंने F क्रॉस R इस तरह कर दिया। तो आई होप इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब मैग्री आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए, आंसर में तो फर्क आएगा लेकिन आपके लिए अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अक्सर बच्चे परेशान रहते हैं, मेरे पास डिटर्मिनेंट्स लेके आ रहे होते हैं, सर इसका आंसर बताएं कैसे निकालूं मैं, और खास तौर पे बायो वालों को तो भूल ही जाता है। तो ये ट्रिक उनके लिए बहुत यूजफुल है, वो इसको यूज करें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, I क्रॉस J क्रॉस K, इसको सोचते हैं। अब भाई I क्रॉस J, ये I है, ये J है और ये K है। I क्रॉस J, ये I क्रॉस J, ये किसके इक्वल आ गया, ये K के इक्वल आ गया। इसका मतलब इसका आंसर बन गया यूनिट वेक्टर K क्रॉस यूनिट वेक्टर K। तो यूनिट वेक्टर K क्रॉस यूनिट वेक्टर K यानी सेल्फ प्रोडक्ट, आंसर क्या आया, नल वेक्टर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा B। इसका आंसर ना A होगा, ना C होगा, ना D होगा, इसका आंसर होगा नल वेक्टर B। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को, मुझे याद आ रहा है इसी टाइप का एक क्वेश्चन किसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स ने शेयर किया हुआ है, वो बता रहे थे मुझे कि सर ये मॉड की फॉर्म में था, इस मतलब ऐसे ही कुछ मिलता जुलता था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन यही चीज अगर मॉड की फॉर्म में हो तब आंसर आपके पास 0 आएगा। ये हम पहले डिस्कस कर चुके। उसके बाद फिर हमने कहा है कि वेक्टर A इज मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर R when A and R are perpendicular to each other। ठीक है, तो हमने आपको कंडीशन भी दे दी है। हमने कहा है कि आप वेक्टर A और R, वेक्टर A का कुछ सर्टेन मैग्नीट्यूड होगा, R तो यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। when A and R are perpendicular, जरा इसको सोचते हैं, A क्रॉस R, तो बेटा ये आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ A, R का मैग्नीट्यूड 1 आ गया, साइन परपेंडिकुलर है तो 90 आ गया, इनटू यूनिट वेक्टर n। अब साइन 90 किसके इक्वल होता है, साइन 91 के इक्वल होता है। तो अब आपके पास आंसर क्या आ गया, आपके पास आंसर आ गया A इंटू यूनिट वेक्टर n। ऑप्शन MCQ की ऐसे भी बन सकती है,
लेकिन जब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर हो तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है आपके पास वेक्टर। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा सी ऑप्शन, यूनिट वेक्टर ए। ठीक है, क्लियर होगी बात ये? क्यों ये मैंने वेक्टर ए क्यों लिखा है, क्योंकि मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर दोनों हमारे पास आ, सही है। यार ये यूनिट वेक्टर ए बनेगा, सोचें इसमें। जो ए क्रॉस आर का रिजल्ट होगा वो इन दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा। तो यानी ए क्रॉस आर का जो रिजल्ट है वो और यूनिट जो वेक्टर ए है उसके दरमियान 90 का एंगल है। तो ए क्रॉस ए, हाँ सही है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहां से एक और कॉन्सेप्ट। अब बेटा ये एमसीक्यूज, थ्योरेटिकल एमसीक्यूज है, ये मेडिकल कॉलेज के क्वेश्चंस है। तो ये पहला क्वेश्चन, अगर दो वेक्टर्स हैं ए और बी, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और डायरेक्शन उनके दरमियान एंगल 90 है, ठीक है। हम ये कहना चाह रहे हैं ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। तो एक टाइपिंग एरर है, टेक्निकल एरर हो गई है मेरे ख्याल से। यहाँ पे मॉड्स मुझे लगाने चाहिए थे, मैंने मॉड्स नहीं लगाए, है ना। दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है और उनके दरमियान एंगल 90 है। तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा, वो एक स्क्वायर बनाएगा। आप देख लें, मैं भी स्क्वायर बना देता हूँ। ये आपके पास इस तरह से ये शेप बनेगा, तो ये स्क्वायर बन जाएगा ना। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल जब 90 होगा और आप पैरेललोग्राम ड्रॉ करने जाएंगे तो वो एक स्क्वायर के शेप में आ जाएगा। तो दो वेक्टर दोनों साइड का मैग्नीट्यूड बराबर है, ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर है और उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो उस वक्त जो क्रॉस प्रोडक्ट होगी उन वेक्टर्स की, उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर के। बेटा ये आ चुका है मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, ऐसे ही अगर इन दोनों साइड्स का, यानी ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, अब इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है लेकिन एंगल फिर भी मैंने 90 रखा हुआ है। अब देखें ये कौन सा शेप बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल बन जाएगा। यानी एग्जामिनर बोले टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड, the magnitude of cross product of these two vector would be equal to area of rectangle। फिर तीसरी कंडीशन हमने क्या लगाई है, हमने कहा है कि अगर ए और बी दोनों बराबर ना हो, तीसरे सवाल में, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर नहीं है और एंगल भी 90 नहीं है, तो अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा, अब वो पैरेललोग्राम के इक्वल होगा। ये बात आपको हमने यहाँ पर, ये तीन बड़े बेसिक पॉइंट्स थे, या आपको याद रखने हैं कि जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर हो और वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो तो उस वक्त उनका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड एरिया ऑफ स्क्वायर के इक्वल होगा। अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर ना हो लेकिन उनके दरमियान एंगल 90 हो तो दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर होगा। और अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी बराबर नहीं है और उनके बीच में एंगल भी 90 नहीं है तो उस सूरत में जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी होगा वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल होगा। तो बेटा ये कुछ डायमेंशंस मैंने आज आप लोगों से डिस्कस किए विच आर रिलेटेड टू क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ बातें थी और आप अपना फिर अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट में। अब मैं जो नेक्स्ट सेशन होगा उस नेक्स्ट सेशन में पूरे चैप्टर का मैं एक प्रैक्टिस सेशन कंडक्ट करूंगा। प्रोबेबली हो सकता है मैं देखूंगा एक सेशन से अगर मुझे लगा कि यार एक सेशन
सफिशिएंट है तो मैं एक सेशन कंडक्ट कर लूंगा, अदर 2 सेशन कर लेंगे, देखेंगे। तो आई एम प्लानिंग के 20 to 30 क्वेश्चंस हों, लेकिन कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन हो। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किए, मेजॉरिटी जो है वो पंजाब बोर्ड्स के, पंजाब यूनिवर्सिटीज़ के, सिंध की डाओ एसएमसी और इस तरह से आगा खान यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के, और साथ में केपी की यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चंस थे। तो वो मैंने आपसे डिस्कस किए, कंडीशंस को भी डिस्कस किया। आई होप ये आपके लिए तीनों मल्टीप्लिकेशन के, बल्कि पूरा वेक्टर्स का चैप्टर आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। तो आप लोगों को अब नेक्स्ट सेशन में मैं इंशाल्लाह प्रैक्टिस सेशन में आपका कंडक्ट करूंगा, उसमें फिर हम फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। अगर कोई डायमेंशंस रह गई होंगी तो मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ पे कवर हो जाए। इसके बाद मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इन वीडियोस को देखने के बाद और इन लेक्चर्स को नोट डाउन करके इनको बार बार आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ओवर द ईयर्स, बेटा मतलब मैं अगर आपसे सही बताऊं आपको, तो मैं 96 से पढ़ा रहा हूँ, तो इट्स बिन 24 ईयर्स। तो जो ओवर द ईयर्स मैंने सीखा है, तो बच्चों का क्वेरीज मेरे पास आती नहीं है जब ये मैं क्लासेस पूरी ले लेता हूँ, प्रैक्टिस सेशंस कंडक्ट कर लेता हूँ। यही डेप्थ है बेटा, इसके अलावा कोई और काम नहीं है। बाकी आप किताबों में दूसरी जगह पे, मतलब अदर देन जो मैं इससे बाहर अगर आप जाके सोचेंगे तो बेटा वो बीएससी एमएससी लेवल की इंफॉर्मेशन होती है, और वो बीएससी एमएससी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, और उसमें मेजॉरिटी क्वेश्चंस भी वो इंडियन बोर्ड्स की किताबों के होते हैं। और हमारे अगर आप पास पेपर्स उठाकर देखें तो उसमें इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं होते, ट्रिकी होते। तो आप जितने क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किए वो मेजॉरिटी ट्रिकी क्वेश्चंस थे, आपको ट्रैप करने वाले क्वेश्चन थे, उसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं थी। तो हमेशा याद रखिएगा, जो आपका आउटकम है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, आपकी प्रैक्टिस और आपका अपने नर्व्स को कंट्रोल करना, अपनी ज़ात पे कॉन्फिडेंस, इनके ऊपर मैटर करती है। तो आई होप आप लोग जो है इन सब चीज़ों को अपने जहन में रखेंगे, और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए वेक्टर्स के प्रैक्टिस सेशन की लेके आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बेटा, अपना ख्याल रखिएगा।